नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस में से एक फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि फ्रांस में 1789 से 1799 तक हुआ। यह 10 साल का एक घटनाक्रम है जिसमें फ्रांस में कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए, जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे विश्व के इतिहास पर बहुत असर डाला है। इसमें जो भी आइडियाज उभर कर आए वो आज भी 21 सदी की दुनिया को अफेक्ट करते हैं। इस रेवोल्यूशन ने फ्रांस में मोनार्की को खत्म करके वहां गणतंत्र को एस्टैब्लिश कर दिया था और अंत में नेपोलियन की तानाशाही शुरू हो गई थी। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या कारण थे तथा रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई और अंत में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। रीजंस पॉलिटिकल। बात है साल 1700-1800 के बीच की। उस समय फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी के निरंकुश राजाओं का शासन था तथा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 ईयर युद्ध भी चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई और फ्रांस इस लड़ाई की वजह से बहुत डेट में चला गया। 1774 में फ्रांस के नए राजा लुइस 16 बनते हैं। 7 ईयर वॉर में फ्रांस की हार का बदला लेने के लिए उन्होंने अमेरिकी क्रांतिकारियों की सहायता की, लेकिन इससे फ्रांस की स्थिति बहुत खराब हो गई। लुइस 16 की गलत पॉलिसीज की वजह से फ्रांस में महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता के लिए बेकार के टैक्सेस काफी बढ़ गए थे। इसके बावजूद लुइस 16 और उनकी ऑस्ट्रियन पत्नी मैरी एंटोनेट अपनी जनता से दूर वर्सेल के आलीशान महल में रह रहे थे। सोशल। उस समय समाज 3 भागों में विभाजित था। सबसे ऊपर होते थे राजा और उनके नवाब, जिन्हें हम एरिस्टोक्रेसी या नोबिलिटी कहकर भी पुकार सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं क्लर्जी, जिन्हें हम पुजारी या उलेमाओं के रूप में जानते हैं। और उसके बाद आती थी आम जनता, जिसमें फार्मर्स, आर्टिसंस, फैक्ट्री वर्कर्स एंड ट्रेडर्स शामिल होते थे। आम जनता पर प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम न होने की वजह से कोई भी कैसा भी कर कभी भी लगा दिया जाता था, जबकि अर्बन वर्कर्स तो बहुत ही पुअर कंडीशन में थे। इकोनॉमिक। आग में घी का काम इसी आर्थिक कारण ने किया। 1700 से 1789 के बीच फ्रांस की आबादी 30% बढ़ चुकी थी, लेकिन संसाधन और भी सीमित हो गए थे। युद्ध में हारने के बाद फ्रांस पर बहुत रण हो गया और उनके इंटरेस्ट पेमेंट इतने ज्यादा बढ़ गए कि पूरे फ्रांस के नेशनल बजट का आधा भाग डेट चुकाने में जाता था। 1789 में हार्श विंटर की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, फूड प्राइसेस बढ़ गए और फैमिन्स जैसी सिचुएशंस हो गई। इंटेलेक्चुअल। 17वीं और 18वीं शताब्दी में एज ऑफ एनलाइटमेंट शुरू होती है, जिसमें साइंस और फिलॉसफी में कई डेवलपमेंट हुए और रैशनल थिंकिंग भी स्टार्ट हुई। उस समय कई फिलोसफर्स ने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया। जीन जैक्स रूसो ने पीपल्स सोवरेनिटी, मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, वोल्टेयर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और इमैनुअल कैंट जैसे कई विचारकों ने लोगों के बीच बुक्स, न्यूज़पेपर एंड सलोन डिस्कशंस के थ्रू अपने विचार फैलाए और अपने अपने तरीके से राजा और चर्च पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए। अब हम बात करेंगे क्रांति के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई थी और कालक्रम में एक एक करके सारी घटनाओं के बारे में जानेंगे। किंग लुइस 16 ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 मई 1789 के स्टेट जनरल को समन किया। स्टेट जनरल उस टाइम पर एक गवर्नमेंट बॉडी की तरह फंक्शन करती थी, जो राजा के एडवाइजरी बॉडी की तरह एक्ट करती थी, लेकिन एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर राजा के पास ही थी। स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, नोबिलिटी, क्लर्जी और पेजेंट। इस स्टेट जनरल को पिछले 175 सालों में कभी भी समन नहीं किया गया था। तीनों स्टेट्स के पास असेंबली में एक सिंगल वोट होता था, क्लर्जी का 1 वोट, नोबिलिटी का 1 वोट एंड बाकी 98% आम जनता का 1 वोट। यहाँ पर कोई भी डिसीजन जनता के लिए फेवरेबल नहीं होता था। इसीलिए आम जनता ने तंग आकर कहा कि अब से हर मेंबर का उस बॉडी के अंदर इंडिविजुअल वोट होगा, लेकिन राजा ने इस डिमांड को सीरियसली नहीं लिया। इसलिए थर्ड स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर दिया। लुइस 16 ने इस नेशनल असेंबली के लिए मेन हॉल के दरवाजे को लॉक करवा दिया
तब थर्ड स्टेट के लोग पास के एक टेनिस कोर्ट में जाते हैं और वहां टेनिस कोर्ट ओथ लेते हैं कि हम तब तक इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे जब तक कि हम अपना संविधान नहीं बना लेंगे। परेशान होकर उस समय कुछ लिबरल क्लर्जी भी इस नेशनल असेंबली का हिस्सा बन गए। 27 जून 1789 को राजा लुइस ने इस नेशनल असेंबली को एक्नॉलेज कर लिया। इस नेशनल असेंबली में राजा के लेफ्ट साइड थर्ड स्टेट के लोग बैठे थे और राइट साइड में क्लर्जी। यही से कॉमन लैंग्वेज में यूज होने वाले लेफ्ट विंग एंड राइट विंग वर्ड्स का यूज होना स्टार्ट हो गया। पूरे फ्रांस में जब ये नेशनल असेंबली की खबर फैली तो भूखमरी और महंगाई से परेशान पेजेंट्स ने अपने लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने ग्रैनरीज को लूटा, लैंड रिकॉर्ड्स को जला दिया। इसे द ग्रेट फेयर कहा गया। किंग लुइस ने डरकर पेरिस और वर्सेल्स के बाहर आर्मी बुला ली, जिससे लोग और भी ज्यादा भड़क गए। 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल किले को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। यह किला एक जेल था जहां पर कैद 7-8 लोगों को छुड़ाकर पेजेंट्स ने पूरा किला तोड़ डाला, जिसकी एक ईंट भी नहीं बची। इस दिन को आज भी फ्रांस में बैस्टिल डे सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल असेंबली को बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट नेशनल असेंबली कहा जाने लगा। इसने फ्यूडलिज्म को अबॉलिश करके यूनिफॉर्म टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। ऐसी सिचुएशन में कई सारे नोबल्स फ्रांस को छोड़कर नेबर यूरोपियन कंट्रीज में चले गए। इस नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर प्रेरित किया एंड अगस्त में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन को रिलीज किया, जिसके 17 आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के आधारों को लिखा गया था। लेकिन इसमें महिलाओं और स्लेव्स के लिए कोई राइट्स नहीं थे, बल्कि इन्हें एज ए पैसिव सिटीजन माना गया। ये प्रॉब्लम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी थी। इससे नाराज होकर अक्टूबर में एक घटना होती है जिसे विमेन्स मार्च ऑन वर्सेल बोला गया। अक्टूबर 1789 में एक रूमर फैलती है कि वर्सेल पैलेस में पार्टी हो रही है एंड वहां पर ढेर सारा खाना वगैरह है। जबकि फ्रांस में लोग रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तभी 7 से 8 हजार महिलाएं वर्सेल पैलेस के अंदर घुस जाती है। गार्ड्स को मार दिया जाता है और रॉयल फैमिली को बोला जाता है कि वो अब उन्हीं के साथ चलकर पेरिस में रहें। 1790 तक अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स और पार्टीज बन गए एंड बहुत सारे क्लब्स बन गए जहां लोग अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर करते थे। इन क्लब्स में 3 मेन ग्रुप्स थे। पहला जैकबिन्स, जो कि रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे एंड जिनमें मेनली गरीब लोग होते थे। इनका मानना था कि क्रांति के बाद ज्यादातर पावर थर्ड स्टेट के ही पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों और ट्रेडर्स के पास चली गई है। दूसरे थे जिरोंडिन्स, जो कि लिबरल्स थे एंड फाइनली सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन विमेन। इस सोसाइटी में महिलाएं क्रांतिकारी विचारों के बारे में बातें करती थी कि उन्हें कैसे इस रेवोल्यूशन में पीछे छोड़ दिया गया है। 1792 में किंग लुइस ने तंग आकर ऑस्ट्रिया और प्रशिया से सीक्रेटली हेल्प मांगी। साथ ही साथ आसपास के मोनार्क भी इस क्रांति को देखकर घबरा गए और उन्होंने फ्रांस के सपोर्ट में डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स की घोषणा की और कहा कि पूरी वे कोशिश करेंगे कि फ्रांस में फिर से राजशाही लौट आए। इससे फ्रांस के लोग लुइस से और भी भड़क गए। तभी उस समय की नेशनल असेंबली ने यह डिसीजन लिया कि फ्रांस ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया पर हमला करेगा और अप्रैल 1792 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया पर हमला कर दिया। लेट 1792 में रेडिकल्स किंग और उनकी फैमिली पर हमला कर देते हैं। किंग बचकर नेशनल असेंबली में भाग जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया से हेल्प मांगने की वजह से माफ नहीं किया जाता है। तभी मोनार्की को सस्पेंड कर दिया जाता है एंड किंग लुइस का ट्रायल होता है, जिसमें उन्हें डेथ सेंटेंस दिया जाता है। जनवरी 1793 में किंग लुइस को गिलोटीन से एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। गिलोटीन एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसी को भी मारने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया गया। इसमें ब्लेड ऊपर से गिरता था और गर्दन काटकर किसी को भी मार दिया जाता था। किंग के इस एक्सिक्यूशन को देखकर ब्रिटेन, डच एंड स्पेन भी ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ आ जाते हैं, जिसे द वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन कहा गया। उन्हें लग रहा था कि अगर ये रेवोल्यूशन और बढ़ गया तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बन जाता है। न्यू बॉडी
द नेशनल कन्वेंशन का गठन किया जाता है। इलेक्शन के थ्रू सितंबर 1792 से अक्टूबर 1795 तक अगले 3 सालों तक नेशनल कन्वेंशन का राज रहता है। इसमें वोट करने की एज 25 से 21 कर दी गई, जो पहले 25 हुआ करती थी। लेकिन अभी तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। फ्रांस में 1946 में जाके फीमेल्स को वोटिंग राइट्स मिले। इंडिया वर्ल्ड की ओनली कंट्री था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आते ही फीमेल्स को इक्वल वोटिंग राइट्स दिए गए। इसके बाद कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई गई, जो कि मेजर डिसीजंस लेती थी। इस कमिटी में ज्यादातर जैकबिन्स थे। आफ्टर ऑल ऑफ दिस समय आता है और भी ज्यादा आतंक और तबाही का। जुलाई 1793 से जुलाई 1794 के समय को द रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इस आतंक का कारण था। इसको जिस किसी पर भी शक होता था कि कोई क्रांति के खिलाफ है, तो रोबेस्पियर उसे मौत के घाट उतार देता था। क्वीन मैरी एंटोनेट को भी एक्सिक्यूट किया गया, चर्चेस को डिस्ट्रॉय किया गया, स्लेवरी को अबॉलिश किया गया, फूड को रूरल एरिया से अर्बन एरिया में भेजा गया, जिससे आम लोगों के लिए फूड शॉर्टेज और भी हो गई। प्राइसेस पर रेगुलेशंस लगाए गए। फाइनली जैकबिन्स ने रोबेस्पियर से तंग आकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर 1795 से 1799 में नई सरकार का गठन होता है, जिसे द डायरेक्टरी रूल कहा गया। इसमें मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों जैसे लॉयर्स, ट्रेडर्स ने रूल किया और 5 डायरेक्टर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई, ताकि रोबेस्पियर जैसा कोई डिक्टेटर ना जाए। इसी बीच फ्रांस की सेना के लीडर नेपोलियन ने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में फ्रांस को जीत दिलाई। नेपोलियन बहुत ही सक्षम और बुद्धिमान था। उसने बहुत ही कम उम्र में जीत हासिल करवाई थी। 30 साल की उम्र में 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी रूल का तख्ता पलट कर दिया। फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लागू किया गया। इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्सुलेट कहा गया। इसमें 3 कंसल्स थे और नेपोलियन खुद फर्स्ट कॉन्सल था। 5 साल बाद 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया और रेवोल्यूशन 360 डिग्री घूमकर वहीं पर वापस आ गया जहां से स्टार्ट हुआ था। चेंजेस आफ्टर रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फार्मर्स और वर्कर्स की कंडीशंस में कोई खास बदलाव नहीं आया। नेपोलियन ने चर्च को वापस रिस्टोर कर दिया। जो मोनार्की थी वो कंप्लीट मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बदल गई। महिलाओं और स्लेव्स की सिचुएशन भी वैसी ही रही, क्योंकि नेपोलियन ने स्लेवरी को वापस से स्टार्ट कर दिया था। कंक्लूजन, भले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन फेल हुआ हो, लेकिन फिर भी कई जगह काफी सफल हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ऐसा कॉन्सेप्ट शो किया जो राजा की पावर को लिमिट करता था। नोबिलिटी और चर्च की टैक्स लेने की पावर को खत्म कर दिया गया। अब रूल बुर्जुआजीज के हाथों में ट्रांसफर हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को दिया, जो आज तक एग्जिस्ट करते हैं। यहां तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन शब्दों को लिखा गया है।